हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और जैसे कि आज आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज भारत के वो नेशनल पेट्रोइट, वो हीरो जिसे कहीं ना कहीं भुला दिया गया है, उस उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिला जो शायद मिलना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनकी आज 125वीं जयंती है। तो सुभाष चंद्र बोस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस में रहकर तो काम किया ही, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई गांधी जी के विचारों से हमें आज़ादी मिलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें कहीं ना कहीं सेना के का गठन करके आज़ादी दिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि उनकी आज 125वीं जयंती है। तो उस उपलक्ष्य पर मैं ये टॉपिक आपके सामने लाया हूँ, और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यह हमारे देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्रांतिकारी विचारधारा के एक व्यक्तित्व थे। तो हम इनके नेताजी के बारे में अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। और जो उड़ीसा है, कटक उस टाइम बंगाल प्रोविंस, बंगाल जो डिवीज़न थी उसके अंतर्गत आता था, जिसमें और उस टाइम उड़ीसा, बिहार, बंगाल पूरा पूरा एक बंगाल डिवीज़न हुआ करता था। तो कटक में इनका जन्म हुआ एक बंगाली परिवार में, जो कि एक समृद्ध परिवार में हुआ। और इनके जो पिता थे जानकीनाथ बोस, वो एक जाने माने मशहूर वकील थे। और इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है। और तो जो इनके माता पिता थे, उनके टोटल 14 संतानें थी। ठीक है, 14 बच्चे थे, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जो थे वे 9वीं संतान। ठीक है, 9वीं संतान थी इनकी। तो हम आगे जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जो है, उन्होंने उनके जो आइडियल है, उन्होंने अपने आइडियल किसको माना? स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष। तो ये दो नाम ऐसे हैं जिनकी पुस्तकें वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, और उनके बारे में उन्होंने बहुत पढ़ा और उन्हें अपना आइडल माना। तो जब सुभाष चंद्र बोस जैसे जैसे बड़े हुए, तो 1919 में सुभाष चंद्र बोस को उनके पिताजी ने आईसीएस की परीक्षा, जिसे हम बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस, उसकी परीक्षा में भाग लेने के लिए और उसे उत्तीर्ण करने के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को लंदन भेजा, जहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी ने 1 साल की तैयारी करी। और 1920 में वो आईसीएस के एग्ज़ाम में बैठे, जो उस टाइम टोटली इंग्लिश मीडियम एग्ज़ाम था। जैसे कि आज जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वो उसमें ऑप्शन होता है कि हम हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी। लेकिन 1920 का वो टाइम जब पूरी तरह से यह पेपर इंग्लिश में होता था, और उसमें चौथी रैंक लाए, 4th रैंक लाए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी अपने आप में ही सुभाष चंद्र बोस की। तो वो आईसीएस में जब 4th रैंक लाए तो उन्हें वहाँ नौकरी मिल गई थी। लेकिन और उसके बाद वो जब घर आए
तो उनके पिताजी ने उन्हें खुश होकर एक सोने की घड़ी भी भेंट करी थी उसके बाद। लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा में 4th रैंक लाने के बावजूद भी उन्होंने नौकरी त्याग दी और उनका कहना था कि मैं अंग्रेज़ों के अधीन नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह देश की आज़ादी के बारे में सोचते थे कि इस देश को हम क्या योगदान दें कि जिससे देश आज़ाद हो। तो इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर देश की आज़ादी में योगदान देने की सोची। फिर 1920 में वो कांग्रेस से जुड़े और 1923 में वो इतना फेमस हो गए थे कि उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और 1925 में वो आंदोलन कर रहे थे, तो उन्हें इस वजह से मांडले जेल भेज दिया गया, जहां उनको टीवी की बीमारी हो गई थी, इसलिए अंग्रेजों को रिहा करना पड़ा उन्हें। और 1925 में ही जो उनके राजनीतिक गुरु थे नेताजी के, उनका नाम था चित्तरंजन दास, CR दास, उनकी भी डेथ हो गई। चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार जेल जाने का अनुभव रहा है। 1930 में भी वो जेल गए, 1932 में जेल गए, फिर वो रिहा हुए। तो 1932 में जब वो जेल से रिहा हुए तो उनकी जो टीवी की जो बीमारी थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए अंग्रेज़ों को उन्हें रिहा करना पड़ा और अंग्रेज़ों ने उन्हें यूरोप में इलाज कराने की सलाह दी। तो 1933 से 36 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे। वहाँ उन्होंने अपना इलाज कराया और 1934 में ही उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रिया की युवती से हुई जिनका नाम था एमिली। ठीक है। एमिली ऑस्ट्रिया की एक युवती थी, इससे इनकी मुलाकात 1934 में हुई, जो बाद में इनकी पत्नी बनी। 1936 में वह भारत वापस लौट गए। 1937 में इनकी शादी हुई एमिली के साथ और 1942 में इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम है अनीता बोस। ठीक है, अनीता बोस। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, एक 1938 में, 38 में, एक 1939 में। 1939 में जब यह अध्यक्ष बने थे तो उनके विरोध में जो खड़े थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, जो एक साउथ इंडियन बहुत बड़े लीडर थे और गांधी जी ने ही पट्टाभी सीतारमैया को चुना था कि सुभाष चंद्र बोस को उन्हें हराना है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा के 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनके अध्यक्ष बनने से महात्मा गांधी बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य तो भारत की आज़ादी है, लेकिन उनका जो हथियार है, जो तरीका है, वो
युद्ध करके, लड़ाई करके और सेना बना के भारत को आज़ादी करने का था। इसलिए महात्मा गांधी के विचार कभी भी सुभाष चंद्र बोस से इस लिए नहीं मिले, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से अहिंसा से आंदोलन करके हम भारत को आज़ादी दिलाए। इसलिए इनके विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद था। लेकिन ऐसा नहीं है, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कभी भी महात्मा गांधी के विचारों में कभी भी गलत नहीं समझा, उनको भी सम्मान दिया। और तो हम आगे देखते हैं, 1939 में गांधी जी के जब नाराज होने से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी का गठन किया 22 जून 1939 में, जिसे हम अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। इसकी स्थापना करी। इन्होंने 1939 में सविनय अवज्ञा का बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था और 1940 में इसीलिए इनको नज़रबंद कर दिया गया और 1941 में यह अपने घर से चुपचाप भाग गए और जर्मनी पहुंच गए। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने 31 अक्टूबर 1943 में किया था। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो इन्होंने 4 जुलाई 1944 में म्यांमार में दिया था, जो उस टाइम वर्मा कहा जाता था इसे। वहाँ इन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिया था। और देखते हैं, और गांधी जी ने इन्हें एक निकनेम दिया जो है पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, मतलब देशभक्तों का देशभक्त। और गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था पहली बार। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता, तो क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब हम देखते हैं, और 18 अगस्त 1945 को जब वह एक विमान से जा रहे थे, तो ताइवान में इनका प्लेन क्रैश हो गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह मृत्यु अभी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि कोई भी यह नहीं मानता कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी। न इसका कोई सबूत आज तक मिल पाया है। बाकी इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, जो एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने 1923 में एक पार्टी बनाई थी इलाहाबाद में, स्वराज पार्टी। ठीक है, इलाहाबाद में बनाई थी 1923 में। तो ये आज हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना, और इन्हीं के आज 125वीं जयंती है। और पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया था, जो तो आज पहली बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। और इस उपलक्ष्य में गांधी जी ने इंडिया गेट में नेताजी के होलोग्राम
प्रतिमा का अनावरण किया। और इंडिया गेट में नेताजी की 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी प्रतिमा, जो अभी बनने की प्रोसेस में है, जब वो तैयार हो जाएगी तो उसे इंडिया गेट में स्थापित कर दिया जाएगा, जहाँ अभी होलोग्राम प्रतिमा आज अनावरण किया गया। और जो प्रतिमा की मूर्तिकार हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अद्वैत। अद्वैत गढ़नायक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ये तेलंगाना के एक मूर्तिकार हैं, इनका नाम है अद्वैत गढ़नायक। और यही वो मूर्तिकार है जो 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा बताएंगे, जो ग्रेनाइट की होगी, काले ग्रेनाइट की। ठीक है, तो आज हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, जो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी देखी, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने सब पढ़े। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।